वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अभी तक हमने सुपरवाइज लर्निंग के अंदर रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट लर्निंग आती है वो हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग हायरार्चिकल क्लस्टरिंग को और के मींस क्लस्टरिंग को पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग होता क्या है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने हिंट दिया था किस तरीके से हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग काम करता है, तो यहाँ पे भी मैं देता हूँ आपको दोबारा से इसकी नॉलेज। तो सबसे पहले दोस्तों हमें बताता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारा होता क्या है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास इनपुट भी होता था, आउटपुट भी होता था। ठीक है, जैसे हमारा मॉडल बनाते थे फिर प्रेडिक्ट करता था, हमने पूरा पढ़ लिया है वहां पे। तो अब उसे एक साइड रख के अनसुपरवाइज लर्निंग में दोस्तों हमारे पास इनपुट तो होता है पर हमारे पास आउटपुट नहीं होता। अब फिर हमारा मशीन वर्क कैसे करती है। तो सपोज क्या, ये देखिए आप, ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे बंच ऑफ फ्रूट्स हैं, यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं कि मतलब कई सारे बनानास हैं, कई सारे ऑरेंज हैं और कई सारे एप्पल हैं। अब ये मेरी मशीन है, इसे मैं इनकी फोटोज दिखाऊंगा, इनके साइज को, इनके फीचर को और इनके कलर को देख के मेरी मशीन क्या करेगी, पहचान लेगी कि हाँ ये इस साइज का है, ये कलर है, तो ये बनाना है फोटो दिखाने के बाद, और ये ऑरेंज है, ये मेरा एप्पल है। तो इस तरीके से हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग काम करता है। फिर ये क्या करेगी, उन्हें डिफरेंशिएट करके क्लस्टर की फॉर्म में रख देगी। अब यहाँ पे मेरे पास बंच ऑफ फ्रूट्स थे जिसके अंदर क्या क्या था, मेरा एप्पल था, ऑरेंज था और बनाना था। तो ये क्या करेगी, एक मुझे ऑरेंज का क्लस्टर बना के दे देगी, एक मुझे एप्पल का क्लस्टर बना के दे देगी, एक मुझे दे देगी हमारे बनाना का क्लस्टर बना के। तो इस तरीके से हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग काम करता है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे के मींस क्लस्टर को और हमारे हायरार्चिकल क्लस्टर को। ठीक है, तो अब सबसे पहले के मींस क्लस्टर को देखते हैं हम इस वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में मैं के मींस क्लस्टर की आपको थ्योरी बताऊंगा बस। नेक्स्ट वीडियो में आपको के मींस क्लस्टर की कोडिंग बताऊंगा, फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में हम हायरार्चिकल क्लस्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके से अगर अनलेवल डाटा स्प्रेड है तो ये क्या करेगा, मेरे क्लस्टर की फॉर्म में ऐसे मुझे बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ कुछ मैंगोज है, कुछ एप्पल हैं, कुछ ऑरेंज हैं और कुछ बनानाज हैं। तो उन्होंने तीनों का क्या क्या करा, एक क्लस्टर बना के दे दिया। तो के मींस कुछ हमारा इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक्स जो है हमारा सेंट्रॉइड है। अब ये इस तरीके से काम कैसे करता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस तरीके से काम कैसे करता है। तो इसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस तरीके से काम कैसे करता है। तो अब दोस्तों ये काम करता है ये फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहले क्या करता है, चूज करता है के नंबर ऑफ क्लस्टर्स को। उसके बाद क्या करता है, सेलेक्ट करता है रैंडम के पॉइंट्स को और सेंट्रॉइड मान लेता है उस पर रैंडमली कोई भी जगह पे। ठीक है, यहाँ पे बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ईच पॉइंट्स को आपको ऐसे डिस्क्राइब करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका के मींस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करता है, असाइन कर देता है ईच पॉइंट को क्लोज सेंट्रॉइड के, कि हाँ भाई ये सेंट्रॉइड के पास का पॉइंट है तो मैं इसकी कंपनी में आ गया, इसके क्लस्टर में आ गया, और इस सेंट्रॉइड के पास का पॉइंट है तो मैं इसके क्लस्टर में आ गया, इस तरीके से। फिर क्या करता है, फिर न्यू सेंट्रॉइड को बनाता है, कंप्यूट करता है नई प्लेस पे। ठीक है, अब मुझे पता है किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सब नीलवट्टे सन्नाटा। तो अब चलते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ क्या करूंगा, प्रैक्टिकल में आपको इसकी न्यूमेरिकल वे में सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से यूक्लिड डिस्टेंस को कैलकुलेट करके वर्क करता है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके आपको स्लाइड्स की फॉर्म में दिखा के शो करूंगा किस तरीके से वर्क करता है, हमारा एल्बो मेथड क्या होता है इसके अंदर, सब हम करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में इसे शो करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों हम इसे देखते हैं न्यूमेरिकल वे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्टेप 1 में मैंने एक्स एक्सिस के कुछ डाटा पॉइंट्स ले लिए और वाई एक्सिस के कुछ डाटा पॉइंट्स ले लिए हैं। अब मैं दूसरा स्टेप क्या करूंगा, रैंडमली इसमें से 2 सेंट्रॉइड बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा, मैंने एक्स एक्सिस के कुछ डाटा पॉइंट्स ले लिए और मैंने क्या करा, वाई एक्सिस के कुछ डाटा पॉइंट्स ले लिए, आपको दिखाया।
अब मैं क्या करूंगा, ये डाटा पॉइंट जो है मैं कितने भी ले सकते हो आप, एन नंबर्स में जो है ना आपको कुछ डाटा पॉइंट्स पे स्टेप दिखाऊंगा, वही स्टेप को आगे आगे आपको प्रोसीड करना है और इसी तरीके से वैल्यूज आपके पास क्लस्टर की निकल के आती रहेंगी। ठीक है, तो पहले मैंने ले लिया K1 क्लस्टर मान लिया, K2 मान लिया, सेंट्रोइड मान लिया। ठीक है, मैंने K1 एक सेंट्रोइड मान लिया, एक सेंट्रोइड मान लिया मैंने K2। अब K1 सेंट्रोइड जो माना मैंने, वो मैंने अपनी तरफ से मान लिया रो वन को यानी कि 185 की वैल्यू को और 72 की वैल्यू को। और जो K2 माना यहाँ पे मैंने सेंट्रोइड 2, उसे मान लिया रो 2 की वैल्यू को यानी कि 170 को और 756 को। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, 185 72 और ये दूसरी माना मैंने 170 और 56 को। अब मैं दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर सबसे पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों लिखा है मैंने, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो 2 मिनट रुक जाइए, पूरी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एक्सओ जो है मेरी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स है और एक्स सी जो है मेरी सेंट्रोइड वैल्यू ऑफ एक्स है। ठीक है, यानी कि 185 हो गई, 170 हो गई K2 की। इस तरीके से y और yc है, y ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ y और yc सेंट्रोइड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 3 लिखता हूं पहले मैं, फिर आपको बताता हूं कि मुझे करना क्या है। तो स्टेप 3 में मैं यहाँ लिखता हूं, अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा यूक्लिडियन डिस्टेंस हमारी नेक्स्ट रोज के लिए। नेक्स्ट रोज के लिए कैसे, अभी देखिए आप, फिर आप जैसे करता हूं मैं फॉर्म तो आपको पता चलेगा। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रो 3 देखिए। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने रो 1 और रो 2 क्या करा था, उनके जो पॉइंट्स थे उन्हें सेंट्रोइड मान लिया था अपनी तरफ से K1 और K2। अब रो 3 का मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस फाउंड करना उन पॉइंट्स के अबाउट। अब वो कैसे, तो वो देखिए, अब जैसे यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस करना है रो 3 का, तो रो 3 का एक K1 वैल्यू के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस फाउंड करूंगा, एक करूंगा K2 वैल्यू के लिए। जो K2 मैंने सेंट्रोइड माना था रो 1 का, सॉरी रो 2 का, और K1 माना था सेंट्रोइड मैंने रो 1 का। तो रो 1 का जो सेंट्रोइड माना था उसकी XC की वैल्यू क्या थी, 185 और YC की 72 और XO ऑब्जर्व वैल्यू क्या है मेरी रो 3 की 168 और ये क्या है 60। तो 168 माइनस का 185, 60 माइनस का 72, K1 की वैल्यू कितनी आ गई 20.80। इसी तरीके से K2 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। तो K2 की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, 168 माइनस का 170 का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 56 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से K2 की वैल्यू जो थी उसके अबाउट निकालना है मेरे रो 3 का यूक्लिडियन डिस्टेंस, यानी कि K2 जो हमने सेंट्रोइड माना था। तो 168 माइनस 170 है ना, और इतना करके अब यहाँ पे मेरा यूक्लिडियन डिस्टेंस करके कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वैल्यू निकालने से पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्मॉल वैल्यू जो होगी ना हमारी, दोनों में से दूसरी वैल्यू मैंने दिखाई नहीं है आपको, जो हमारी स्मॉल वैल्यू होगी क्लस्टर की, स्मॉल वैल्यू जो होगी वो हमारे उस क्लस्टर में चली जाएगी। तो अब यहाँ पे आता है दिमाग वाली बात। ठीक है, अब एक सेकंड, सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैंने करा क्या अभी तक। सबसे पहले मेरे पास रैंडम K पॉइंट्स थे, दूसरी बार में मैंने क्या करा, क्लस्टर फॉर्म कर लिया अपनी तरफ से 2 रो को मान के, यानी कि K1 और K2 मैंने क्लस्टर बना लिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंट्रोइड लेके मुझे K1 और K2 में वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज आएंगी कैसे, तो वैल्यूज इस तरीके से आएंगी। अब K1 में मेरी 1 वैल्यू ऑलरेडी मैंने मान ली यानी कि रो 1, और इसी तरीके से 2 वैल्यू मान ली थी मैंने किसमें, K2 में, रो में मेरी। अब आगे देखिए, ठीक है, अब आगे मैं लिखता हूं, तो ये थी मेरी 2 जो मैंने 2 रो मान ली थी। अब ये मेरी 3 कैसे आ गई, क्योंकि मेरी K2 की वैल्यू आई है 4.48, और जो नियरेस्ट वैल्यू होगी, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, जब मेरी यूक्लिडियन डिस्टेंस कम आएगा तो वो यानी कि सेंट्रोइड के पास वैल्यू होगी, और सेंट्रोइड के पास वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, नियरेस्ट वैल्यू होगी। तो नियरेस्ट वैल्यू जो मेरी यहाँ पे होगी ना, वो मेरी उस क्लस्टर में चली जाएगी जिस क्लस्टर की K2 या K1 की यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल के वो वैल्यू मेरी आई है। ठीक है, तो ये K2 की वैल्यू आई तो मेरे K2 के क्लस्टर में चली जाएगी। अब आगे क्या करता हूं मैं, अब मैं निकाल लूंगा K1 क्लस्टर, तो भाई मेरा ऐसा ही रह गया, उसे किसी ने नहीं लिया, और जो मेरा K2 था वो चला गया। तो अब मैं क्या करूंगा, न्यू K2 क्लस्टर बनाऊंगा, न्यू K2 सेंट्रोइड बनाऊंगा, आई एम सॉरी। तो न्यू K2 सेंट्रोइड बनाने के लिए स्टेप 4 क्या करता हूं मैं, जो मेरी नेक्स्ट रो होगी उसका और उससे पहले वाली रो का, मतलब जो वो प्रेजेंट रो है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके न्यू क्लस्टर में फॉर्म कर लूंगा।
ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं देखिए। अब यहाँ पे क्या है मेरा 170 प्लस 160 को ऐड करके और 56 प्लस 60 को ऐड करके जो आएगा मेरा न्यू K2 आएगा। इसी तरीके से आप आगे फॉरवर्ड करके जब वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे ही कर करके आपको स्टेप प्रोसीड करने हैं। मैं आपको कुछ का करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी वैल्यूज आ गई, क्या न्यू K2 की वैल्यू आ गई मेरी सेंट्रोइड वैल्यू 169 और 58, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू K2 लिख लेता हूँ मैं, जो मेरे सेंट्रोइड है न्यू, उसकी क्या वैल्यूज आई है, K2 यहाँ पे आ गया जी मेरा 169 और 58। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को स्टेप 4 प्रोसीड करना है, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अब फिर से न्यू स्टेप के लिए, तो मेरे को वो प्रोसीड करना है। तो अब मैं आगे उसे प्रोसीड करता हूँ। तो दोस्तों मैं करूंगा क्या, अगेन अप्लाई करूंगा इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगेन इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूंगा किसका, K1 और K2 का, और जिसकी वैल्यू कम आएगी उसे उस पर्टिकुलर क्लस्टर में डाल दूंगा। अगर K1 की वैल्यू कम आएगी तो मेरा जो K1 का क्लस्टर मैंने फॉर्म करा उसमें डाल दूंगा, K2 की वैल्यू कम आएगी तो K2 का क्लस्टर जो फॉर्म करा मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो अब के निकाल के देखते हैं किसकी वैल्यू कम आती है और उस क्लस्टर में उसे डाल देंगे हम। तो अब अगेन अप्लाई करा इक्विवेलेंट डिस्टेंस, तो मेरे 179 जो मेरी न्यू वैल्यू आई थी माइनस, ठीक है 179 जो वाली वैल्यू थी माइनस जो मेरी K1 की वैल्यू है सेंट्रोइड की, सेम उसी तरीके से इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है आपको। फिर 68 नेक्स्ट रो के लिए निकाल लेना हम, तो नेक्स्ट रो को ले लिया हमने। अब मेरे को क्या करना है, 68 माइनस का 72 जो मेरा ऑब्जर्व वैल्यू और सेंट्रोइड वैल्यू है, तो ये मेरी आ गई 6.32। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पहले कर रखी है, मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख दे रहा हूँ। इसी तरीके से अब मेरे को नेक्स्ट का निकालना है, तो नेक्स्ट का निकालने के लिए सेम करूंगा, उस रो से उस पर्टिकुलर K2 की वैल्यू को सेंट्रोइड की वैल्यू को माइनस करके इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसका भी निकाल लेता हूं मैं, 179 और 169 जो थी मेरी K2 के सेंट्रोइड की वैल्यू आई थी। इसी तरीके से 68 58 का स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लेता हूं 44। अब रुक जाइए, अब देखता हूं, अब बताओ मुझे जल्दी से कि कौन सी वैल्यू मेरे क्लस्टर में जाएगी। जी हाँ 6.32 जाएगी, क्योंकि मेरी 6.32 है स्मॉल वैल्यू, और स्मॉल वैल्यू क्या है, स्मॉल वैल्यू मतलब है उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस कम है, और जिसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस कम होगा वो उस क्लस्टर में चली जाएगी, ठीक है, उस सेंट्रोइड क्लस्टर में चली जाएगी। तो मेरी 6.32 चली जाएगी। फिर मेरा यहाँ पे K2 रह जाएगा। फिर उस K2 के लिए क्या करूंगा, मैं नया K1 बनाऊंगा, यानी कि नया सेंट्रोइड ढूंढूंगा K1 का। फिर इसी तरीके से इक्विवेलेंट डिस्टेंस करके वैल्यूज निकालूंगा और सो ऑन, ठीक है, उसी तरीके से निकालूंगा। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो है मेरे किस तरीके से दो क्लस्टर बन गए, ऐसी मुझे वैल्यूज निकालती जानी है। तो मैं सो ऑन करता जाऊंगा। अब मैं इन्हें दिखाता हूं आपको स्लाइड्स की फॉर्म में। तो दोस्तों हम वापस अब स्लाइड्स में आ चुके हैं, और वहां पे हमने क्या देखा था, उसकी हमने न्यूमेरिकल वे में किस तरीके से हम वैल्यूज निकालते हैं हमने वो देख लिया। अब थोड़ा यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन हो जाए कि किस तरीके से काम होता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन जब तक हम किसी चीज का करते नहीं है तो हमें अंदाजा नहीं होता, चाहे कितनी वैल्यूज निकाल लें कुछ भी कर लें। तो विजुअलाइज करते हैं चीजों को, ठीक है। सबसे पहले एक स्टेप को इनको समझते हैं कि क्या है कैसे है। तो सबसे पहले कह रहा है चूज द नंबर ऑफ K ऑफ क्लस्टर 2। तो K ऑफ क्लस्टर 2, अब इसने यहाँ पे क्लस्टर को 2 क्यों लिया, ये सब आप भूल जाइए, मतलब भूल इसलिए जाइए क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं बताऊंगा K की वैल्यू कैसे लेता है। तो सबसे पहले बस आप ये लाइन पढ़ लीजिए, बोल रहा है चूज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2, यानी कि 2 क्लस्टर हमें बनाने हैं। फिर ये बोल रहा है सेलेक्ट एट रैंडम K पॉइंट द सेंट्रोइड, वहां पे हमने रैंडमली 2 सेंट्रोइड लिए थे याद हो, रो 1 रो 2 के। तो इसने क्या करा, यहाँ पे रैंडमली 2 सेंट्रोइड ले लिए, ये रहा और एक सेंट्रोइड ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करता है ये, अब कह रहा है असाइन द डाटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंट्रोइड। अब डाटा पॉइंट असाइन करो, तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो हमारे 2 सेंट्रोइड्स बनाते हैं हम उन दोनों को जो जोड़ देते हैं ऐसे, फिर उनके बीच में से इक्वी डिस्टेंस परपेंडिकुलर लाइन पास करते हैं जो दोनों में से इक्वी डिस्टेंट हो। फिर उसके बाद दोस्तों इस तरीके से मैंने लाइन पास कर दी, तो लाइन के नीचे वाले जो है मेरे वो इस सेंट्रोइड के पॉइंट्स मान लेते हैं, ऊपर वाले हम उस सेंट्रोइड्स के पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है ये, अब कह रहा है उस सेंट्रोइड को कंप्यूट एंड प्लेस द न्यू सेंट्रोइड फॉर ईच क्लस्टर। अब हर क्लस्टर के न्यू सेंट्रोइड निकालो। तो हमने दिखाया था आपको वहां पे न्यू सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं जब हमने न्यूमेरिकल वे में करा था। तो यहाँ पे इसने न्यू सेंट्रोइड बना लिए। अब इसने न्यू सेंट्रोइड बना लिए, ठीक है। तो बनाने के बाद इसके न्यू सेंट्रोइड यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद नियरेस्ट वैल्यू निकाली यूक्लिडियन डिस्टेंस की हेल्प से, और जिसकी नियरेस्ट वैल्यू थी इसके पास वो रेड जोन में आ गई, और जिसके पास नियरेस्ट वैल्यू थी वो ब्लूस में आ गई,
ठीक है। उसके बाद क्या करा इसमें, सेम स्टेप परफॉर्म करा पहले की तरह, बीच में से एक लाइन खींच दी, दोनों के बीच में लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स हमारे ब्लू हो गए, नीचे वाले ये हो गए। और दोस्तों ये लाइन हम जब तक खींचते हैं जब तक लास्ट फॉर्म ना आ जाए कि आप क्लस्टर में कुछ चेंज हो नहीं सकता। तो इस तरीके से हमारे 2 क्लस्टर बन के आ गए। अब बात आती है के की वैल्यू कैसे चूज करूं मैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने के चूज कर रखा है 3। अब इन तीनों क्लस्टर के लिए मैं सेंट्रॉइड ले लिया मैंने बीच में एक स्क्वायर की फॉर्म में, और तीनों को ऐसे करके क्लस्टर बना लिया मैंने। सपोज कीजिएगा अभी, ठीक है, सबको सपोज पे चल रहा है जहां जब से मैंने के की वैल्यू वाली बात करी है। फिर ये क्लस्टर बन गए मेरे 3, ठीक है। अब बात आती है ये जो मेरे 3 क्लस्टर बने हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ही मैं 1 सेकंड आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे इन तीनों क्लस्टर का मैं निकालूंगा विद इन सेंटर सम स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे सेंट्रॉइड से ईच पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल के उसे ऐड करते चले जाते हैं, और उसके बाद इस तरीके से हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसे प्लॉट करते हैं, फिर के की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए रुक जाइए भी, बस आपको इस तरीके से याद रखना है कि हम सेंट्रॉइड से ईच पॉइंट के लिए सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारा ये रहा। और आपको इसकी भी इंप्यूटेशन देखने, तो इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप गूगल कर लेना, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना मैंने बता दिया। अब क्या है, ये इस तरीके से मेरे क्लस्टर बन गया। अगर मैंने एक क्लस्टर बनाता हूँ, वहां पे मैंने के की वैल्यू 3 माननी थी, तो मैंने 3 क्लस्टर मान लिए थे ऐसे करके, 1 2 3। पर अगर मैं एक क्लस्टर मानता हूं तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है। अगर मेरा एक ही क्लस्टर माना तो ईच पॉइंट से लेके जब मैं अपना स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालूंगा तो काफी हाई वैल्यू आएगी, काफी हाई वैल्यू आएगी, यानी कि काफी बड़ी वैल्यू आएगी। और हम जनरली WCSS में स्मॉल वैल्यू लाते हैं, ठीक है। स्मॉल वैल्यू लाते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ा देता हूँ। अब भी मैंने यहाँ पे क्लस्टर बढ़ा दिए, तो अब भी मैं क्या करूंगा, ईच सेंट्रॉइड से जब ईच पॉइंट के लिए अपना WCSS कैलकुलेट करूंगा तो तब भी मेरी वैल्यू हाई आएगी। तो हम एक सफिशिएंट क्लस्टर तक जब तक बना देते हैं कि जब तक मेरी वैल्यू इस लायक ना हो जाए कि ज्यादा हाई वैल्यू WCSS की ना आए। तो इस तरीके से जब मैं 3 क्लस्टर कर दूंगा तो हम देख सकते हैं ईच क्लस्टर के लिए WCSS की वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू मेरी ठीक ठाक आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम के की वैल्यू निकालते हैं। अब के की वैल्यू निकलती कैसे, तो दोस्तों ये होता है मेरा एल्बो मेथड। एल्बो मेथड में के की वैल्यू इसमें है क्या, तो यहाँ पे के की वैल्यू 3। अब 3 कैसे है, 3 हमने के की वैल्यू निकली कैसे, तो बात आती है ये। आप देखिए पहले 8000 से लेके 3000 पे कितना गैप दिख रहा है। अचानक से ग्राफ हमारा फॉल डाउन हो गया, अचानक से 3000 से 1000 पे फॉल डाउन हो गया। पर मैं देख सकता हूँ 1000 के बाद ग्राफ मेरा नॉर्मलाइज सा हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घट रहा है। तो धीरे धीरे जो घट रहा है ना, जहां पे मेरा ग्राफ नॉर्मलाइज होने लगे वहां पे मेरी के की वैल्यू निकलती है। और भाई इसका एल्बो नाम क्यों रखा है, क्योंकि जनरली आप भी देखते होंगे जो आपके हाथ की एल्बो होती है इस टाइप का, ये जो पॉइंट होता है नॉर्मलाइज पॉइंट की टाइप का, तो ये पॉइंट जहां पे आपको ग्राफ में दिखने लगे ना, तो वो मान लीजिए वहां पे आपकी के की वैल्यू है। अगर आप ऐसे लाइन खींच देंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू आएगी वो के की वैल्यू होगी। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या करा इस वीडियो में, सफिशिएंट नॉलेज ले ली हमने। क्या क्या टॉपिक कवर करे इस वीडियो में, सबसे पहले हमने कवर करा हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। उसके बाद हमने क्या करा, के मीन्स का इंट्रोडक्शन देखा। उसमें हमने ये देखा कि क्लस्टर फॉर्म होते हैं, पर क्लस्टर फॉर्म कैसे होते हैं। फिर हमने इसका न्यूमेरिकल वे में करके देखा। फिर न्यूमेरिकल वे में करके देखने के बाद जब मैंने क्लस्टर के स्टेप बताया तो वहां पे के की वैल्यू ले रखी थी। फिर मैंने आपको यहाँ पे आगे बता दिया कि आप के की वैल्यू लेते कैसे हैं। तो दोस्तों इतना हो गया के मीन क्लस्टर में, थियोरेटिकल वे में इतना सफिशियंट था। अब मैं अगर इसी वीडियो में कोडिंग बताऊंगा तो इस वीडियो की लेंथ हो जाएगी मेरी 40 मिनट्स की। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और थैंक यू दोस्तों, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आपके सपोर्ट के लिए।